तुमको राजनीति करना है तो अपना पार्टी का मुद्दा उठा कर करो, मुझे बीच में मत लाना। तो तुम लोग का सर में जो बाल बचा है ना रे टकला, दोनों सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल, दोनों का सर से बाल पूरा उखाड़ देंगे, याद रखना। इस आदमी को जिसे कहा था ना कि डांड में रस्सा बांध के और हाथ में हथकड़ी लगा के इसको बाहर से बुलवाना है, प्रत्यार्पण कराना है। केंद्र की सरकार नहीं झुकी तो मैं ये करवाऊंगा। उनके चुनौती का मेरा यही जवाब। इन धमकियों से डरेंगे नहीं? अब डरते ही नहीं। उनका जो धंधा है वो हर आदमी के गर्दन पर एक ही सिर है। कोई ऐसा नहीं है कि 10 कंधा आजकल पैदा हो रहा है, 10 किलो वाला तो पैदा नहीं हो रहा है। तो एक ही सिर उनके पास भी है, हमारे सबके पास गर्दन पर एक ही सिर है, तो कभी चला जा सकता है, जा सकता है। पूरा फूल आशीर्वाद है सारे लोगों का, सब जात सब धर्म सभी लोगों का आशीर्वाद। जो दहशत पसरा हुआ है वह दहशत बागमारा तक अभी सीमित है। पूरे लोकसभा क्षेत्र तक आ जाएगी तो लोगों को बड़ी परेशानी होगी। सरयू राय जी वो पूरा थे, हाँ जो थे तो अब वो नहीं है। वो भाजपा के विरोध में है, विरोध में उनको हर चीज़ बोलने का हक है, वो बोलें और हम जनता की अदालत में उसका जवाब देंगे। हम उनकी बात का जवाब उनको नहीं देंगे। बेनामी ट्रांजेक्शन्स के बारे में, खरीद के बारे में है सब, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। और यही अगर होगा तो किसी बिल में वो अपना इस तरह का धंधा छुपा कर रखे होंगे, बेनामी धंधा, तो बिल में हाथ डाल के उसको निकालो। अरे भैया मैंने कहा कि सरजू राज्य ज्ञानी है, हम तो उतना ज्ञानी है भी नहीं। कानून उन्होंने मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो काम करता हूँ। मैं तय करूँगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, लड़ूंगा और जीतूंगा। मुझे विश्वास है वहाँ के लोगों के बातों पर। ये कांग्रेस समर्थन देगी, अधिक वोट से जीतेंगे। कांग्रेस समर्थन नहीं देगी तो कम वोट से जीतेंगे। झारखंड की राजनीति में सरयू राय एक नाम ही नहीं बल्कि एक दहशत भी है। दहशत अपने विरोधियों के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये दहशत जो उनके साथ है उनके मन में भी रहता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर कौन है सरयू राय और इस लोकसभा चुनाव में झारखंड की राजनीति में उनकी इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है? ये तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे खुद सरयू राय से। सरयू राय जी, सबसे पहले तो 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस खास इंटरव्यू के मौके पर हमारे 3 और साथी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कुमार, चंदन, मनोज और रितिका। हम चारों लोग आपसे ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, आखिर कौन है ये सरयू राय? और आप ही की जुबानी सुनते हैं सर आज कि जो एक साइंस का स्टूडेंट था और पॉलिटिकल साइंस के आप मास्टर हो गए आज के डेट में। आज आपका नाम, आपका डंका बिहार से लेकर के झारखंड और झारखंड से लेकर के पूरे देश की राजनीति में गूंज रहा है। कौन है सर ये सरयू राय? देखिए, मैं तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां बरसात के 4-5 महीने में बैलगाड़ी भी नहीं जाती थी। सामान लाने के लिए उस गांव में लोग खच्चर, गधे, घोड़े का ही इस्तेमाल करते थे। वहाँ पढ़े, हम पैदा हुए। 5 किलोमीटर दूर प्रखंड कार्यालय स्कूल था। पैदल जाकर हम लोगों ने पहली कक्षा से लेके मैट्रिक तक वहाँ पढ़ाई की। अब भगवान भरोसे अच्छे नंबर आ गए तो साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। वहाँ इंजीनियरिंग में मैं सेलेक्ट हुआ, इंजीनियरिंग छोड़ दिया, फिजिक्स से एमएससी किया। तो इस बीच में हमारा संबंध आरएसएस से बहुत पुराना था। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था और एक राष्ट्रवाद की लहर बही थी, तो हमारे गांव में आरएसएस को बुलाया था शाखा के लिए। तो मैंने अपने गांव में शाखा खोली थी। मैं उसका शिक्षक 3 साल था। पटना आया तो विद्यार्थी परिषद से संबंध हो गया, विद्यार्थी का काम किया। कुछ दिन विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी रहा और छपरा सेवान गोपालगंज मोतिहारी बेतिया का प्रभारी विद्यार्थी परिषद। फिर जेपी आंदोलन हुआ तो परिषद के ही माध्यम से जेपी आंदोलन में आ गए, सक्रियता बढ़ गई, थोड़ी इमरजेंसी हो गई। उसके पहले 1975 के मई में जब संघ शिक्षा वर्ग लगा था हजारीबाग में, तो रज्जू भैया जो बाद में सरसंघचालक हुए आरएसएस के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह,
तो उन्होंने कहा कि तुम MSc कर लिए हो, कहीं तुम्हारी लेक्चरशिप की नौकरी लग जाएगी, 2 साल समय संघ के लिए दो। तो मैं संघ का प्रचारक घोषित हो गया छपरा जिला के लिए। मगर संघ शिक्षा वर्ग समाप्त हुआ, 2-1 दिन बीता ही कि इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी लग गई तो फिर हम लोग भूमिगत हो गए। तो मैंने भूमिगत काम किया आपातकाल में। गोविंदाचार्य जी हम लोगों के मार्गदर्शक हुआ करते थे और वे संघ के अधिकारी से ज़्यादा मित्रवत संबंध हम लोगों का काम करते करते हो गया था। 77 आया, फिर मुझे संघ के काम में लगाया गया। अचानक एक दिन मुझे कहा गया दिसंबर 1977 में कि आपको राजनीति में जाना है और भारतीय जनता युवा मोर्चा नाम का एक संगठन बना है, उसका बिहार का संगठन मंत्री होकर काम करना है। क्योंकि उस समय जनता पार्टी तो 4 दलों को मिलाकर एक हो गई थी, तो युवा शाखा या युवा मन एक नहीं हुआ। एक युवा जनता बना जिसके अध्यक्ष शरद यादव जी हुए, दूसरा जनता युवा मोर्चा बना जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी हुए, और मुझे संघ से कहा गया कि जनता युवा मोर्चा में आप काम करेंगे। तो संघ काम किया। फिर जनता पार्टी में हम लोग थे, नहीं चाहते थे हम लोग की जनता पार्टी टूटे, तो 1980 में जनता पार्टी ने मुझे अपना महामंत्री बना दिया। धनबाद की स्थिति कुछ अलग है। धनबाद में तो हमको नियति ने फंसा दिया। जो धनबाद में एक प्रिंस खान हुआ करता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो दुबई से गाड़ी मांगता है, गोली मार देता है, गोला देता है। तो 2 साल से आतंक था उसका, और 2 साल के आतंक के खिलाफ एक आदमी बीजेपी का विधायक सांसद अपने कांग्रेस का कोई भी बोलता नहीं था उसके खिलाफ। एक कृष्णा अग्रवाल है वहाँ जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष, उन्होंने हिम्मत किया और उसके खिलाफ 2 दिन उन्होंने कहा कि हम अनशन करेंगे, ऑर्डिनेंस सरकार को कार्रवाई नहीं करें, दहशत बहुत। 2 दिन हो गया तो हमने कृष्णा को फ़ोन किया, कितना दिन अनशन पर बैठोगे, मैं सरकार से बात करता हूँ। मैंने बात किया, उसमें अविनाश कुमार प्रमुख सचिव थे और ये सचिव थे। वही आदमी बैठा है सही पहुँच के लिए, कम से कम इतना तो कराइए कि दुबई से उसको मंगवाने के लिए हम भारत सरकार को पत्र लिखेंगे, प्रत्यार्पण कराइए उसका। तो तैयार मैं जाता हूँ धनबाद और वहाँ जितने लोग हैं सबके बीच में मोबाइल का स्पीकर ऑन करके आपसे बात करूँगा। हमने किसान को बताया, 200 के आसपास लोग फोन किया, ने कहा तो उसका अनशन टूट गया। तो की चिट्ठी नहीं लिखा तो हमने विधानसभा चल रही थी तो उसमें जाना के प्रस्ताव ला दिया। तो उसके जवाब में सरकार ने कहा कि इस नंबर से गृह मंत्रालय को पत्र भेजा जा चुका है और गृह मंत्रालय भी इस नंबर से पत्र भेज दिया है विदेश मंत्रालय को। तो ये हुआ। अब उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि दोनों बातों को टिकट कर देंगे। उसी कृष्णा अग्रवाल ने साहूलाल मराठी की चिट्ठी कि आपने गलत आदमी को टिकट दिया, तो उसके लिए तो चिट्ठी के 4 घंटा हुआ होगा सोशल मीडिया में और गुरु महतो ने कृष्णा अग्रवाल को फ़ोन करके धमकी दिया। उसका ऑडियो वायरल हुआ। मैं था जमशेद तो वहाँ सुना मैंने, तो मेरा है कि संकट में बेचारा इसके यहाँ जाना चाहिए। मैं गया कृष्णा अग्रवाल के, तो मैं गया तो उससे घर में ही सारे प्रेस के लोग आ गए। मैंने कहा ये गलत किया है इन्होंने, ये तरीका ठीक नहीं है, भाजपा को सोचना चाहिए इसके ऊपर में। अब ये जिस दिन हुआ उसके अगले दिन प्रिंस खान का धमकी भरा एक ऑडियो वायरल हो गया मेरे और कृष्णा को धमकी देते हुए। तब मैंने कहा कि जो स्थिति बन गई है, इस तरह का उम्मीदवार है, भय दहशत का माहौल है, इसका हम विरोध करेंगे। और मैंने कहा कि अगर यहाँ के लोग चाहेंगे कि मैं चुनाव लूँ इसके लिए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। यहीं से बात शुरू हुई। तो आप लोग पूछते हैं, बीच में मैं गया, कई लोगों से बात किया बोकारो में, धनबाद में। फिर लोगों ने कहा कि भाजपा का मोदी जी का अपना वोट बैंक हुआ है, वो हो गया है, तो हराना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने फ़ोन किया जेएमएम के लोगों से, जाके बात किया, आरजेडी से बात किया, वो मार्क्सवादी के रूप चटर्जी से उनसे बात किया। ये सबके सब हमारे मत से सहमत थे कि कोई एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो हरा सके इसको। कांग्रेस ने भी आलमगीर आलम साहब से बात किया और मैंने उनको कहा कि भाई
वही उम्मीदवार उसको हरा सकता है जो बीजेपी का आधा वोट कम से कम खींच कर अपनी तरफ लाए। आपके पास अगर कोई सशक्त उम्मीदवार है हम समर्थन करेंगे, नहीं है तो लोग मुझे कर रहे हैं और मुझे भी वहाँ से फोन आते हैं लोकसभा में उनसे हो जाते हैं। हमने भी 2 टीम दिया भेजा, अब ये भी 2 टीम वहाँ घूम रही है। हमने कहा कि आप देख लीजिए जाँच लीजिए लोग क्या करते हैं, ग्रामीण इलाका के लोग सही ना करते। मैं मरा नहीं जा रहा हूँ, मेरे मन में कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मैं पार्लियामेंट में चुनाव लड़ूँ, मगर वहाँ जो दहशत पसरा हुआ है वह दरअसल बागमारा तक अभी सीमित है। पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र तक आ जाएगी तो लोगों को बड़ी परेशानी होगी। लोग ये महसूस करते हैं, इसलिए मुझसे कह रहे हैं। तो अभी तक इस संदर्भ में वस्तु स्थिति यही है और मैंने उनकी दहशत कितनी है क्या है इसके बारे में उन पर 50 तक 85 महीने हो गए हैं। कल उनके पुत्र के नाम से 2 करोड़ संपत्ति खरीदी गई है। मेरे पास 1.5 दर्जन कागज आए हैं बेनामी, एक ही आदमी है जिसके नाम से जमीनें खरीदी जा रही हैं। अब उसको मैं जानता नहीं हूँ, मैंने कहा है कि आप पता करिए ये कौन है, इसकी हैसियत है कि नहीं। 2-4 डिसीजन खरीदने के लिए कोई एकड़ खरीद रहा है तो कई खबरें आ रही है, जुट रही हैं। अब इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो मैं इसको भी आप लोगों को दे दूँगा। सर अगला सवाल कुमार चंदन का। सर लेकिन सवाल बीजेपी के लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर राय जी को धनबाद से चुनाव लड़ना है ये तो लड़ रही, इतनी भूमिका क्यों दे रहे हैं, ग्राउंड इतना तैयार क्यों कर रहे हैं, राय जी अपनी ऊर्जा नेगेटिव चीजों में क्यों लगा रहे हैं, पॉजिटिव चीजों में लगाते तो झारखंड का भला होता। नहीं, उनका कहना अपनी जगह सही है। उनके एक जो प्रभारी वाजपेयी जी, उन्होंने कई कड़वी बातें मुखालों में की और मेरे बारे में कहा कि ज्ञान अपनी दुकान अपने पास रखे। और जमशेदपुर ने तो कहा कि मैं अध्यक्ष था तो कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर अधिकारियों की आह्वान कर देता। तो मैंने उनसे यही कहा कि भैया ज्ञान के बारे तो कहते हैं ज्ञान बांटने से मिलता है और ज्ञान कहीं से भी मुझे लेना चाहिए। इसलिए मैंने कल कहा कि अपने ज्ञान कोष से मुझे 2 करोड़ रुपये करना, उसको आप कैसे देखते हैं। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं चुनाव वहाँ से लड़ रहा हूँ या लड़ूँगा, मैं तो कह रहा हूँ कि सशक्त उम्मीदवार कोई दिया जाए जो लड़े, मैं भी समर्थन करूँगा और कोई बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधेगा तो मैं तैयार होऊंगा। चुनाव में जीतना हारना तो लगा रहता है, इसलिए अभी भी मैंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है कि मैं वहाँ जाके चुनाव लड़ रहा हूँ। हम लोगों की तो एक पार्टी भी बनी हुई है, पार्टी के लोग भी कहते हैं लड़ जाइए, चढ़ जाए पर भला करेगा राम। तो अगर ऐसी परिस्थिति होगी और धनबाद के लोग नहीं महसूस करेंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं नवरात्र का पूजा वूजा कर रहा हूँ, 15 जगह दर्शन करके आऊँगा। फिर क्या बात होती है नवरात्र बीतने के बाद मैं फिर से विमर्श करूँगा विपक्षी दलों से कि आपको उम्मीदवार कांग्रेस को अपना पता खोल नहीं दी है, खोल दे मजबूत उम्मीदवार ऐसा जो हरा दे तो मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन सर एक आरोप आपके ऊपर और भी लग रहे हैं, बीजेपी खेमा सिंह, उनका ये कहना है कि सरयू राय एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, क्योंकि धनबाद में लगातार एक जाति विशेष के जनप्रतिनिधि हुए और इस बार वहाँ पर उनका टिकट कटा है और एक ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार दिया गया है और यही वजह है कि सरयू राय उस विशेष वर्ग के खिलाफ खड़ा होने रहे हैं या फिर उनके लिए बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। संक्षेप में बताऊँ, जो वहाँ के सांसद थे हमारे समाज के, मेरी कभी पटी नहीं है उससे। जब भी धनबाद जाता था वो मेरे खिलाफ बयान देते ये चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इसलिए ये बात करने वालों को यह भी समझना चाहिए। कई लोग भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के जो मामले मैंने उठाया वो केवल एक खास वर्ग के खिलाफ उठाया। इनको पता नहीं है कि तपेश्वर सिंह जो उस समय 87-88 में कोऑपरेटिव किंग कहे जाते थे, गूगल में जाइएगा, सबसे पहला मेरा अभियान उनके खिलाफ शुरू हुआ, जिसको वहाँ सुपरसीड हुआ। आज आर.के. सिंह जो मंत्री हैं केंद्र में, वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर बहाल किए गए, जिसको वहाँ कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट सब मेरे कारण से हुए, दिगराज जी के खिलाफ हुआ। अब ये एक दे दिया, आपने दे दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का स्तर यही हो गया है कि जाति के ऊपर
या समूह के समाज के ऊपर वो सोच नहीं सकता है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इसको तो वहाँ और 2 अभियान ही कर रहे हैं उनके उम्मीदवार, एक बारी बिजली का और दूसरा अगले का पिछले का। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं तो अभी वहाँ कूदा भी नहीं हूँ, मुझे वहाँ कूदने के पहले ही जब इन लोगों के उम्मीदवार ने इस तरह का अभियान शुरू कर दिया है, तो समझिए स्थिति क्या है। इसमें मैं आप साफ शब्दों में कहता हूँ कि मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता हूँ। धनबाद में मैं एक प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, जो प्रवृत्ति बागमारा तक सीमित थी, अब पूरे धनबाद में आएगी। पहले भी ये प्रवृत्ति वहाँ प्रभावित थी, धीरे धीरे कम हुई, मगर ये नई प्रवृत्ति आ रही है, तो मैंने इसमें कदम बढ़ाया तो उस प्रवृत्ति के खिलाफ बढ़ाया है। कोई व्यक्ति और पार्टी भाजपा के खिलाफ हम कभी कहते ही नहीं है कुछ, हम तो खुल कर कहते हैं। मेरी विचारधारा वही है जो मैं भाजपा में जब था तब थी, तो इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। जिस तरह से आपने ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोला है, बीजेपी में जो रघुवर कैंप के लोग हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि ढुल्लू महतो की नजदीकियां रघुवर दास से रही है, और आपने भी एक शब्द का प्रयोग किया था, गुरु और शिष्य। तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि ढुल्लू महतो के खिलाफ आपने मोर्चा खोला? जिस तरह से वो कह कहाँ मोर्चा खोला है? ढुल्लू महतो, अगर मैंने ही कहा कि भाई कोई मुझे निमंत्रण देता है तो उसको अस्वीकार नहीं करता हूँ। कृष्ण अग्रवाल को धमकाया उन्होंने, फिर प्रिंस खान से उनके संबंध बने होंगे जेल में, तो प्रिंस खान से धमकी दिलवाया। तो ये 2 धमकियों के बाद भी कोई आदमी कायर जैसा बैठा रहेगा, तो मेरे प्रवृत्ति में तो इसका शिकार हो जाना मंजूर है, मगर इसका सामना किए बिना नहीं रहा जा सकता है। उन्होंने किया, लीगल नोटिस मुझे उन्होंने दिया, क्या कर रहे हैं सारे निमंत्रण, तो मैंने तो कहा ही कचरे की पेटी में फेंकने लायक, तो मैंने फाड़ा उसको फेंक दिया। अब मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोर्ट जाए, मुकदमा करना चाहिए उनको। कल भी मैंने दिया, वो भी लगता हो तो खंडन करें उसका। मैं तो कोई भी सवाल नहीं उठाता हूँ जिसका मेरे पास सबूत नहीं रहता। बताया ना हमने कि 18-19 उनके बेनामी ट्रांजेक्शन्स के बारे में, खरीद के बारे में है सबूत, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। और यही अगर होगा तो किसी बिल में वो अपना इस तरह का धंधा छुपा कर रखे होंगे, बेनामी धंधा, मैं वो बिल में हाथ डाल के उसको निकालूंगा। जब एक बार चुनौती दे दिया है तो उस चुनौती का सामना करना। एक आखिरी सवाल है सर, ये कि लोग कह रहे हैं कि सरयू राय को इंडिया अलायंस क्यों सपोर्ट करे? कभी वो तटस्थ हो जाते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ ही चले जाते हैं। मैंने बताया कि मैं किस परिस्थिति में उनके यहाँ गया। तो इंडिया गठबंधन में जेने मेरी बात से सहमत है, आज़ादी सहमत है, मार्क्सवादी के लोग सहमत है, कांग्रेस नहीं सहमत है। कांग्रेस से सीट रही है, तो मैंने तो उनसे आग्रह किया ना, मैंने कहा कि आप मेरा समर्थन नहीं करें, आप अपना ही मजबूत कैंडिडेट खड़ा करिए ना, बुलाएं। और कहते बहुत उम्मीदवार हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। और मैंने तो कल यहाँ ये भी कहा, देखिए अगर मैं तय कर दूंगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, लड़ूंगा और जीतूंगा, मुझे विश्वास है वहाँ के लोगों की बातों पर। ये कांग्रेस समर्थन देगी, अधिक वोट से जीतेंगे, कांग्रेस समर्थन नहीं देगी तो कम वोट से जीतेंगे। ये इससे अधिक मैसेज में क्या? तो एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रिंस खान ने कहा था आपके बारे में, जो वायरल हुआ ऑडियो, कि आपके सर पर वो गोली जो है वो ज़्यादा, अगर आप विरोध में आएंगे तो वो आपको निशाने पर ले लेंगे। कर सकते हैं, उनका धंधा है। क्या मैं भी इसमें लगा हूँ कि भारत सरकार से बात करूंगा, भाजपा के नेताओं से कहूंगा कि अभी फल करिए, इसके लिए उनके यहाँ जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाऊंगा। और इस आदमी को जिसे कहा था ना कि डांड में रस्सा बांध के और हाथ में हथकड़ी लगा के इसको बाहर से बुलवाना है, प्रत्यार्पण कराना है, केंद्र की सरकार नहीं झुकी तो मैं ये करवाऊंगा। उनके चुनौती का मेरा यही जवाब। इन धमकियों से डरेंगे नहीं? अब डरते ही नहीं। उनका जो धंधा है वो कल हर आदमी के गर्दन पर एक ही सिर है, कोई ऐसा नहीं है कि 10 के अंदर आजकल पैदा हो रहा है, 10 सिरों वाला तो कोई पैदा नहीं हो रहा है। तो एक ही सिर उनके पास भी है, हमारे सबके पास गर्दन पर एक ही सिर है, तो कभी चला जा सकता है, जा सकता है। चलिए सर, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू राय जिन्हें किसी भी तरह से पहचान की कोई मोहताज नहीं है और धनबाद की राजनीति को लेकर के एक बार फिर सरयू राय चर्चा में। सर आपने इतना वक्त दिया इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।